भाइयों बहनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका हमारे YouTube चैनल न्याय भारती 1947 पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। भाइयों बहनों, न्याय भारती, भारती जैसा हम कहते हैं, वाणी, आवाज या ज्योति, तो ये है न्याय की वाणी, न्याय की ज्योति। जैसा कि हमारे इस चैनल का उद्देश्य है हमारे व्यक्तित्व में जो है न्याय भारती को प्रज्वलित करना है। कैसे? जैसे कि हमारा विचार, हमारे जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है हमारे विचारों से, हमारे कार्य से, हमारे जो है व्यवहार से, हमारे आचरण से, तो इन सभी में जो है वो न्याय भारती जो है वो विधि के माध्यम से प्रज्वलित करना, विधि के माध्यम से एक अनुशासित व्यक्तित्व का निर्माण करना, एक जो है न्यायपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना, इस हमारे चैनल का उद्देश्य है। और हमारे जो विषय है जिस पर हम चर्चा करते हैं उसका संबंध भी न्याय से होता है कि जो कुछ भी न्यायालय का आदेश हुआ है उसमें विधि के अनुरूप न्याय हुआ है या नहीं। ठीक है, तो आज हमारा विषय जो है वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो कद्दावर नेता हैं मीनाक्षी नटराजन, उनका जो है राज्यसभा का नॉमिनेशन पेपर जो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निरस्त किया गया, उसके बाद उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर द्वारा जो है कोई उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, डिस्पाइट दी जो है कांग्रेस के द्वारा उसमें अपना जो कहना चाहिए रिप्रेजेंटेशन दिया गया, या उस जो रिटर्निंग ऑफिसर के विरुद्ध उस आदेश को लेकर कि उन्होंने जो है इलेक्शन कमिश्नर के समक्ष जो है कार्रवाई की, किंतु उसके द्वारा कोई रिस्पांस ना दिया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी अंडर आर्टिकल 32 जो है वो पिटीशन जो है फाइल की गई, बट अनफॉर्चुनेटली जो है दैट पिटीशन आल्सो वाज डिसमिस्ड बाय द वेकेशन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो नाउ वी आर टू सी कि ये जो कुछ हुआ है उसमें जो है मीनाक्षी नटराजन के साथ न्याय हुआ है या नहीं। हमारा सीधा सा जो है उद्देश्य न्याय की तलाश करना है, न्याय हुआ है या नहीं। तो असल में जो है मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीट्स के लिए जो है चुनाव हो रहा था और उसमें कांग्रेस की ओर से जो है वो उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन थी, मतलब तो उन्होंने अपने जो नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं उसमें जो है उन्होंने उनके विरुद्ध जो है न्यायालय में लंबित किसी, जैसा कि एलिगेशन है, मतलब जो है जिस आधार पे वो नॉमिनेशन पेपर निरस्त हुआ उसमें ये उसका आधार ये रहा कि साहब उन्होंने अब उनके विरुद्ध लंबित क्रिमिनल केस की जानकारी जो है नहीं दी। तो इसके पहले जो है थोड़ा सा, जैसा कि हम कहते हैं कि जस्टिस शुड नॉट बी डन बट इट शुड अपीयर टू हैव बीन डन। ओके, अब नाउ अगर हम इसको थोड़ा रिवर्स कर दें कि इनजस्टिस वाज नॉट ओनली डन बट इट अपीयर्स टू हैव बीन डन, यानी कि अन्याय ना केवल हुआ है पर दिख रहा है कि क्या अन्याय हुआ। तो अब ये उसका रिवर्स हो गया, हम तलाश कर रहे हैं क्या न्याय हुआ है, क्योंकि दूसरे पक्ष मीनाक्षी नटराजन का जो पक्ष है, जो कुछ यहाँ से रिटर्निंग ऑफिसर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जो हुआ है, उसमें एक पक्ष का तो यही मत है कि
न केवल अन्याय हुआ है बल्कि दिख रहा है कि अन्याय हुआ है। ओके, तो अब कहानी शुरू होती है वो उस मामले से जिसका उल्लेख जो था वो, जैसा कि जो आपत्तिकर्ता थे उनका कहना है कि उन्होंने मीनाक्षी नटराजन ने नहीं किया। तो वो केस असल में जो वो तेलंगाना में जो है उनकी कांग्रेस पार्टी की ही कोई महिला नेता रही और उसके साथ जो है किसी लोकल कांग्रेस नेता ने जो है कुछ बदसलूकी की, जिसका उसने कहना चाहिए सेक्सुअल असॉल्ट टाइप का जो था, हरेसमेंट टाइप का था। तो उसकी उसने एफआईआर भी दर्ज कराई, लेकिन उसका ये कहना था कि मतलब ये चूँकि मीनाक्षी नटराजन वहाँ की जो है वो कांग्रेस की प्रभारी थी तेलंगाना राज्य की, और तो उनको भी उन्होंने एक कॉपी भेजी और ये था कि वो कोई कार्रवाई उसके विरुद्ध करें। ओके, तो वो नहीं कि इसको लेकर फिर जो है उसने एक प्राइवेट कंप्लेंट कोर्ट में लगा दी और उसमें जो है मीनाक्षी नटराजन को भी पार्टिसिपेंट इसलिए बनाया कि जो है इन्होंने जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की। तो अब सवाल ये है कि मतलब इन्होंने कोई उस महिला के विरुद्ध जो है वो कोई असॉल्ट टाइप का या कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं, वो उसका तो सिर्फ ये था कि ये प्रभारी होने के बावजूद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो अब उसमें आजकल क्योंकि इट वाज केस बेस्ड ऑन प्राइवेट कंप्लेंट, तो आजकल जो हमारे यहाँ की जो है न्याय, वो सीआरपीसी की जगह जो नई न्याय, वो जो है हमारी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता जो है, उसमें एक नया अमेंडमेंट जो है, जो धारा 223 जो है, उसमें ये है कि वो एक्यूज को सुने बिना जो है ऑफेंस का कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। तो इसमें वो शायद यही लगता है कि वो नोटिस उस कंप्लेंट का इनको दिया गया, फिर उन्होंने उसका जवाब दिया। और चूंकि ये है कि चूंकि दी जो है कॉग्निजेंस वाज नॉट टेकन अगेंस्ट इवन, मतलब जो है किसी खिलाफ नहीं था, इनके खिलाफ भी नहीं था, और मामला अभी कॉग्निजेंस की स्टेज पर ही था और उनको जो है ये नोटिस भेजा गया, तो उसका जवाब भी था। तो अब प्रश्न ये है कि क्या मीनाक्षी नटराजन को इस तरह के मामले का जो है उसका उल्लेख जो था, वो जो फॉर्म नंबर क्या होता है उनका 26, उसमें देना था। तो मीनाक्षी नटराजन और उनके सभी जो अधिवक्ता हैं, और खुद लॉ ये कहता है कि जो पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है, दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है, इसकी जो धारा है 33A में ये मेंशन किया गया है कि जो है किसका सिर्फ जो है उन मामलों का उल्लेख करना। उसमें पहला मामला तो ये है कि अगर जो कैंडिडेट है ही इज एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years और मोर इन ए पेंडिंग केस इन विच चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, जिसमें चार्ज लग चुका है तो, और वो अपराध जो है 2 साल तक का उसमें पनिशमेंट है, तो उसका मेंशन करना है। और दूसरा ये कि अगर उसे किसी ऐसे अपराध के लिए मतलब जो है ही हैज़ बीन convicted of an offense other than any offense referred to in subsection 1 में के अलावा जो है और subsection 2 इसमें और दे रखा है, वो जो है subsection 2 are covered in subsection 3 of section 8। section 8 में जो पूरी कैटेगरी सब दे रखी है, तो उनके अलावा जो है ना, उनके अलावा सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 year का अगर उसमें जो है उसको कन्विक्शन हुआ है तो उसको मेंशन करना पड़ता है। तो पहला तो जिसमें अब एक इनका कोई कन्विक्शन का मामला नहीं है, ये तो सिर्फ एक पेंडिंग केस ऑन प्राइवेट कंप्लेंट, और उसमें जो है उसी का ये इनका मामला है। सेकंड वाला तो है ही नहीं जिसको अपन कहेंगे कन्विक्टेड वाला मामला। तो अब यहाँ पर इनका जो है यही कहना है कि ये इसका मेंशन करना जरूरी नहीं था। ओके, और ये कोई ऐसी बात जो थी जिसको कहना है कोई सब्सटेंटिव कोई ओमिशन नहीं था, क्योंकि इसी में जो है एक आगे धारा जो है एक जो ये कहती है कि स्क्रूटनी वाली जो बात है कि द रिटर्निंग ऑफिसर शेल नॉट रिजेक्ट एनी नॉमिनेशन पेपर ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी डिफेक्ट विच इज़ नॉट ऑफ ए सब्सटेंशियल कैरेक्टर। ये जो है धारा, ये क्योंकि धारा 36 जो है
30 का जो है सब सेक्शन 4 रहेगा। वैसे तो और भी इसमें इनकी जो पूरी आपकी जो रूल बुक हैगी इलेक्शन की, उसमें भी ये प्रावधान है कि जो है अगर कोई एंटी को बेनिफिट मतलब कोई किसी बात को लेकर अगर कोई डाउट है तो एक्चुअल में जो है वो उसका बेनिफिट उसको कैंडिडेट को दिया जाना चाहिए। दूसरा ये भी है कि वो दैट शुड भी आप सब्सटेंशियल नेचर का होना चाहिए। तो कुल मिला के जो है वो कोई ऐसी जानकारी जरूरी नहीं थी जिसको देना आवश्यक था, क्योंकि इसमें भी यही प्रावधान है कि जो जानकारी आपको वही देना आवश्यक होती है जो कि पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट और रूल्स देयर अंडर में जो देना जरूरी है, तो उसमें वही जानकारी देना जरूरी है। इनके मामले में तो अपन ये कह दें कि भाई जिस ऐसा ऑफेंस जिसका कोर्ट ने कागजेंस लिया है और जो है जिसमें चार्ज फ्रेम हो चुका है और वो 2 साल या 2 साल से अधिक के मतलब जो है वो दंड से पनिशेबल हो, तो यहाँ पे कोई ऐसी बात ही नहीं है मतलब। तो फिर ऐसी स्थिति में ये जो था इनका नॉमिनेशन जो, अच्छा इसमें एक चीज़ और भी हुई है, ऐसा नहीं है कि इस पे रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जो है वो बहस होने के बाद उन्होंने जो ऑर्डर पारित किया है उस ऑर्डर में इनकी आपत्तियों को कोई एक्सप्लेन नहीं किया, उसका कोई निराकरण नहीं किया। और इसके अलावा भी जो है अगर ये कहा जाए कि इस एक्ट में ही ये प्रावधान है कि अगर कोई त्रुटि गलती है तो उसका सुधारने का अवसर जो है वो दिया जाना चाहिए, वो भी इनको नहीं दिया गया। अगर तुमको लगता था कि भैया चलो ये भी जान तो दे दे, तो उसमें इतने कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि आफ्टर ऑल जो था वो एक कैंडिडेचर का मामला था और ये अब मतलब इनकी जीत तय थी। मतलब अब इसमें क्या हुआ है, इनका फॉर्म निरस्त होने के बाद इलेक्शन कमिश्नर ने कोई जो है इसमें कार्रवाई नहीं की और इसके बाद जो हमारा एपेक्स कोर्ट ऑफ लैंड है उसने जब इनको निराश कर दिया तो अब जो है मतलब उसके पहले ही जो है तो अपेक्स कोर्ट का निर्णय आने के पहले ही जो है वो जो है तीनों जो भाजपा के जो कैंडिडेट्स थे उसको जो है चुनाव आयोग ने जो है निर्वाचित घोषित कर दिया। तो एक जो भाजपा का कैंडिडेट जो था वो 48 वोट से जीत गया और ये मीनाक्षी जो है नटराजन जिनके पास 64 वोट्स थे वो इनका नामांकन जो था वो निरस्त होने से जो है वो हार गई, या मतलब बाहर ही हो गई, मैदान से बाहर कर दिया गया। तो अब ये जो चीज़ हमने बताई कि ये चीज़ नाउ इट इज़ एज क्लियर एज डे लाइट कि उनका जो था नॉमिनेशन जो था वो इलीगली टोटली जो है इन एन आर्बिट्रेरी मैनर और विथ एनी अल्टीरियर ऑब्जेक्ट्स वॉट एवर इट मे बी, उनका जो था आवेदन जो था वो निरस्त किया गया। अब ऐसी स्थिति में जो था, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव था है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसमें इन्वॉल्व थे, उनको सुमोटो इसमें कार्रवाई करना थी और ये जो कुछ आदेश हुआ था उसको निरस्त करना था। लेकिन जो है इनके रिप्रेजेंटेशन पे, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेशन पे जो है वो उन्होंने कार्रवाई नहीं की और फिर जो है कार्रवाई नहीं की। और इसके बाद जब वहाँ पे मामला पहुँचा तो हमारा जो आज का जो फोकस है वो सुप्रीम कोर्ट का अपना ऑर्डर हो चुका है, तो उस पर ही जो है क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनजस्टिस वाज डन, नॉट ओनली डन बट इट अपीयर्स टू हैव बीन डन इन प्लेस ऑफ justice, not only justice but it should have been done, justice should appear to have been done। तो अब जो है अभी वेकेशन चल रहे हैं और वेकेशन जो बेंच के जो भी न्यायमूर्तिगण हैं उन्होंने सिर्फ जो है इस आधार पर जो है रिट पिटीशन आर्टिकल 32 में जो फाइल की गई थी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको इस आधार पर निरस्त कर दिया कि जो है वो चुनाव लड़ना, ओके, जैसे किसी का वोट डालने का अधिकार, किसी का जो है उम्मीदवार खड़े होकर चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सिंपली सिटर ओनली ए स्टेटूटरी राइट
or hardly you may say it may be a constitutional right, but it is not fundamental right. So Article 32 can't be invoked. Okay. Secondly, ये कि in view of the provisions of Article 329 of the Constitution जो है कि वो उसको जो है इलेक्शन को जो है it can be challenged only by filing a petition as per लॉ मेड बाय लॉ। तो अब वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अनुसार जो है वो उसको उसमें चैलेंज होती है। तो वंस द इलेक्शन प्रोसेस स्टार्टेड, तो अब जो है उसमें कोई कोर्ट दखल नहीं दे सकती है। इसलिए जो है अगर हम इसमें दखल देंगे तो ये गलत परिपाटी शुरू हो जाएगी। ओके, तो इस आधार पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया। तो अब मामला कुल मिलाकर ये है कि एक एन ऑर्डर अपीरेंट ऑन फेस ऑन रिकॉर्ड इज नॉट ओनली इलीगल बट इलीगल इन द सेंस कि इट वाज पास्ड इन एन आर्बिट्रेरी मैनर। अब इस आर्बिट्रेरी मैनर में उस ऑर्डर से एक नॉमिनेशन को निरस्त करके एक उम्मीदवार को कि जो जीत नहीं सकता था, आपने उसके जीतने का रास्ता आसान कर दिया। अब अगर आप ये कहें कि साहब आप जो है वो इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से आई है, तो वैसे भी अगर जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में वो जो प्रावधान है, भाई यहाँ तो नॉमिनेशन में जो है वो इलीगलिटी हुई है। वो कोई इलेक्शन कैंपेन के दौरान कोई मेल प्रैक्टिस का कोई मामला नहीं, कोई अपराध का मामला नहीं है। यहाँ तो जो है इलेक्शन की जो प्रोसेस जो है वो उसमें धांधली की गई है। धांधली मतलब इसलिए कह रहे हैं हम कि मतलब जो रिटर्निंग ऑफिसर जो था उसका ऑर्डर ही अपने आप में उसको हम जो है एक तरीके से आर्बिट्रेरी के साथ हम उसको टोटली अनरीजनेबल एन एब्सर्ड ऑर्डर अपीरेंट ऑन रिकॉर्ड इज इलीगल। तो एक इलीगल ऑर्डर के आधार पे एक जीतने वाला कैंडिडेट जो है वो हार जाता है और एक जो उसको हारना तय वो जीत जाता है। तो ये कोई मामला ऐसा नहीं कि चुनाव कैंपेन में जो है कोई धांधली वो जो है वहाँ पे कोई मेल वो कैंपेन के दौरान जो है कोई मेल प्रैक्टिस की गई। यहाँ तो भाई प्रक्रिया जो है उस प्रक्रिया में जो है एक चुनाव अधिकारी ने गड़बड़ी की है, तो उसका कॉग्निजेंस जो है वो पहली बात तो इलेक्शन कमिश्नर को लेना था। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी है, मान लो वैसे तो ये सब इन्होंने अपने कंडक्ट रूल्स के विपरीत कार्रवाई की है, तो इन पे इनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होना चाहिए, रिटर्निंग ऑफिसर की भी होना चाहिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी होना चाहिए। भले ही वो उसको इम्पीचमेंट के माध्यम से हटाया जा सकता है, लेकिन उसकी डी तो हो सकती है ना, फिर भी आफ्टर IAS ऑफिसर जो है वो ऑफिसर है। तो मतलब ये है कि इन्होंने ना केवल जो है अपने कर्तव्य का जो है कर्तव्य के साथ विश्वासघात किया, ठीक है। अब इसके बाद जब मामला जो था सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहाँ सिर्फ एक टेक्निकल पॉइंट में मेंटेनेबिलिटी का, भाई आर्टिकल 329 का मामला तो वहाँ लागू होता जहाँ पे कोई कैंपेन वाली बात होती। यहाँ जो मामला जो है भाई अगर प्रोसेस में अगर गड़बड़ होगी तो वो प्रोसेस को क्या पिटीशन में चैलेंज करेंगे। सवाल इस बात का है कि ये क्योंकि एक आदमी को जो है प्रोसेस में गड़बड़ी करके आप हरा दो और फिर वो पिटीशन लगा के 5 साल तक जो है हाई कोर्ट के चक्कर लगाता रहे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाता रहे, है ना। अभी मद्रास का मामला तो बहुत अच्छा है, मद्रास हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है। तो कुल मिला के इसमें जो है और मामला ये देखिए ना किसी एक उम्मीदवार का होता है, खासकर जब एक उम्मीदवार को आप वोट देने के अधिकार से वंचित करते हो, तो ये मामला एक व्यक्ति को वोट देने के अधिकार से वंचित करने का नहीं है। ये मामला जो है वो हमारी चुनाव प्रणाली की निष्पक्षता का है। हमारी चुनाव प्रणाली की जो हम कहते हैं ना स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव, इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आपने पश्चिम बंगाल में जो है SIR के माध्यम से 27 लाख तो एलिजिबल और रेस्ट ऑफ को टोटल मिला के जो
90-91 लाख वोटर्स को जो है उनके मताधिकार से वंचित करके एक पॉलिटिकल पार्टी को आप चुनाव जितवा देते हैं, जिसमें जुडिशरी भी इन्वॉल्व हो जाती है। भाई जो है जुडिशरी को तो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए ना, स्टेट भी एक पार्टी है कोर्ट के सामने। तो आप जो है कोर्ट के समक्ष खड़े हो गए और आपने एसआईआर अपने न्यायाधीशों के माध्यम से करवा दिया, फिर निष्पक्षता कहाँ रही? न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ रही? जो हमारे डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, उसका क्या हुआ? तो यहाँ पर जो है जो वेकेशन जजेस जो हैं उनको मतलब जो है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जो है इलेक्शन इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो है कॉग्निजेंस, इसको ध्यान में रखते हुए जो है ये जो मामला है इस पर जो है विचार करना चाहिए था। भाइयों बहनों, तो अगर हम तर्क के लिए मान भी लें कि जो है दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा जो 100 है उसमें इलेक्शन को जो है सेट असाइड करने के जो ग्राउंड्स दिए हैं उनमें एक इम्प्रॉपर रिजेक्शन एंड इम्प्रॉपर एक्सेप्टेंस ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म भी है। लेकिन ये मामला जो था, ये देखिए एक तो राज्यसभा का मामला, ठीक है, और उसमें भी जो है सिर्फ 3 कैंडिडेट्स का जो है वो इसमें सिलेक्शन वो जो है उनका चुनाव होना था, मतलब तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। क्योंकि और दूसरा ये कि जो है अब आप ये कहकर, अब इसमें एक चीज़ ये भी हुई है, आपको शायद बहुत क्लियर है कि जो थे अपेक्स कोर्ट ने जो था, अपेक्स कोर्ट के जो आपकी वेकेशन बेंच जो है उसने जो है इसको सेकंड डे जो है लगाया, मतलब पिटीशन फाइल होने के, और तब वो सेकंड डे जो था उसके पहले ही वो जो था इसका टाइमिंग जो था वो आपत्ति वगैरह, क्योंकि आपत्ति वाली तो कोई बात थी नहीं, आपत्ति किसकी तरफ से होती, वो तो फाइनल लिस्ट तैयार हुई और उनको उसके बाद जो है तीनों जो कैंडिडेट्स थे बीजेपी के, उनको जो है उन्होंने निर्वाचित घोषित कर दिया। तो अब फिर उसके बाद एक स्थिति ऐसी बन गई कि साहब अब आप नाउ यू कैन गो टू दी हाई कोर्ट ओनली बाय वे ऑफ इलेक्शन पिटीशन। तो ये स्थिति भी मतलब जो है कहीं ना कहीं अपेक्स, मतलब जो वेकेशन बेंच की जो कार्रवाई जो थी, जो उसको इतना ज़्यादा जो आगे फिक्स करना जो था, नेक्स्ट डे लगाना, उससे सेम डे उसको डिसाइड करने के बजाय, अच्छा आप इसमें एक चीज़ और देखिए, आप इसमें जो हमारे अटॉर्नी जनरल है, भाई अटॉर्नी जनरल जो है वो एडवोकेट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, पर वो तो पैरवी करते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी की। और दूसरे भी इलेक्शन, मतलब देखिए जितने भी गवर्नमेंट एडवोकेट्स हैं तो वो दे आर ऑल फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक पार्टिकुलर पार्टी का शासन है, वो चलाती है, उसको मौका दिया है, तो मतलब हमारे मतदाताओं ने, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि मतलब जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एडवोकेट्स जो हैं उनको फेयर काम नहीं करना है, उनको भी आर्टिकल 21 का पालन करना है, उनको भी दोनों पक्षों के साथ न्याय करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टेट के साथ ही खड़े होना है। और इस सबके जो है अंपायर का काम न्यायपालिका को करना है, क्योंकि न्यायपालिका को तो संविधान की रक्षा करना है, न्यायपालिका को विधि के शासन की रक्षा करना है, न्यायपालिका को धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करना है, न्यायपालिका को खुद अपनी रक्षा करना, अपनी यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी की रक्षा करना है। और भाई जो इलेक्शन जो है वो तो डेमोक्रेसी का आधार है, और इलेक्शन जब तक जो है वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ना होंगे तब तक जो है हम स्ट्रांग रोबस्ट जो है एक मजबूत स्वस्थ जो है डेमोक्रेसी की उम्मीद कैसे कर सकते, कैसे उसका निर्माण होगा। तो यहाँ पे ये जो मामला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट को जो है
ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ मेंटेनेबिलिटी का लेकर जो है विदाउट एनी ऑब्जर्वेशन और एनी कमेंट्स ऑन मेरिट्स, उसके जो है उस मामले को जो है आपने जो खारिज किया है, उससे एक उम्मीदवार का मामला नहीं है ये कि साहब वो 32 में कवर नहीं होता है। यहाँ पे मामला जो है वो जो है चुनाव की जो है वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का मामला है, जो कि बेसिक फीचर है। तो सुप्रीम कोर्ट को जो है एक बेसिक फीचर की जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो बेसिक फीचर जो है उसकी रक्षा करना चाहिए थी। न्यायपालिका को जो है जो रिटर्निंग ऑफिसर ने जो मनमानी की है और जो है इलेक्शन कमिश्नर ने जो मनमानी की है, तो उस पर अंकुश लगाना चाहिए था। और एक उम्मीदवार को जो है, आप जीता हुआ उम्मीदवार है, अब उसको आपको जो है 3 साल 4 साल जो भी है मान लीजिए, क्योंकि उसका तो अपना कोई फॉल्ट नहीं था ना, उसको जो जानकारी एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट देना थी उसने वो जानकारी दी। तो यहाँ पर जो है वो ना केवल पिटिशनर बल्कि इस देश की डेमोक्रेसी के साथ, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, इस देश के रूल ऑफ लॉ के साथ, इस देश की इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के साथ न्याय नहीं हुआ है। क्योंकि ये तो ऐसी स्थिति है कि जो कहना चाहिए कि हम खुद अपनी व्यवस्था को जो है वो कमज़ोर कर रहे हैं। भाई जो संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो ही जो है लोकतंत्र की रक्षा करती हैं। वो तभी होता है जब जो संवैधानिक संस्थाओं के जो मुखिया हैं, जो अन्य पदाधिकारी गण हैं जिनको हम राज पदाधिकारी गण कहते हैं, जो असल में लोक सेवक है ना, जब वो अपने कर्तव्यों का जो है वो निष्ठापूर्वक अपनी शपथ के अनुसार, संविधान के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विथ कॉन्स्टिट्यूशन, इन अकॉर्डेंस विथ अदर स्टैट्यूटरी लॉज जो है वो अपनी ड्यूटीज के साथ न्याय करते हैं, तब वो आम जनता के साथ न्याय होता है और तब जो है वो जो लोकतंत्र मजबूत होता है। तो यहाँ पर जो है अन्याय सिर्फ जो है मीनाक्षी नटराजन के साथ नहीं हुआ है, यहाँ पर जो है अन्याय इस देश के लोकतंत्र के साथ हुआ है। क्योंकि जो है वेकेशन जज जो है वो जो रिटर्निंग ऑफिसर जो है, जो चीफ इलेक्शनल कमिश्नर जो है, उनकी मनमानी को रोकने में मतलब उन्होंने जो है एक टेक्निकल पॉइंट पे, जैसा कि हम कहते हैं कि द एंड ऑफ जस्टिस आर हायर देन द एंड्स ऑफ टेक्निकलिटीज ऑफ लॉ। तो यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए जो है जब ये चीज़ होती है तो आप देखिए लोग क्या कहते हैं कि इट इज इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इन ए जुडिशियल ऑर्डर, जुडिशियल वर्डिक्ट अमाउंट्स टू मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। तो ये मामला जो है एक रिटर्निंग ऑफिसर ने एब्सर्ड, विम्सिकल, मनमाना आदेश दिया। अपीरेंट ऑन रिकॉर्ड इट इज जो था वो किसी मोटिव से, अल्टीरियर मोटिव से जो है, रिमोट मोटिव से जो है वो कहीं प्रभावित हुआ। और वो सामने है कि जो है एक जो है 48 वोट्स वाला व्यक्ति जो है वो जीत जाता है और 64 वोट्स वाला व्यक्ति को प्रक्रिया से ही बाहर करके, मतलब उसके लिए प्रक्रिया जो है प्रोसेस हैज बिकम पनिशमेंट। तो क्या होगा भाई? क्योंकि जो रक्षक जो है अगर वो ही अपने कर्तव्यों के साथ विश्वासघात करेंगे तो फिर क्या होगा? इस पर इस देश के शुभचिंतकों को, न्याय जो है विधि के क्षेत्र से जुड़े लोगों को, सिविल सोसाइटी को, आम नागरिकों को जो है, जो चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र बचा रहे, जो चाहते हैं कि देश में जो है विधि का शासन रहे, जो चाहते हैं कि देश में धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म बना रहे, जो चाहते हैं कि देश में न्यायपालिका की सर्वोच्चता रहे। क्योंकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता की बात जब हम करते हैं तो संविधान की सर्वोच्चता की बात करते हैं। हमारे यहाँ जो है
वो मेजोरिटेरियनिज्म की सर्वोच्चता नहीं, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसका दायित्व जो है वो दिया है न्यायपालिका को। तो अगर वो अपने इस दायित्व का जो है ईमानदारी से निर्वहन नहीं करेगी तो जो है ये परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।